हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो, इसके अंदर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ। बुक का नाम है BHIC 134। इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर है हिंदी मीडियम में। इंग्लिश मीडियम के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं PDF के लिए, और अगर टाइम मिल जाएगा तो मैं वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप इन्हों को पढ़ लेना। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसमें जो सिख राज्य व्यवस्था थी उसके बारे में पूछा गया है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, उनकी मृत्यु के बाद जैसे कि भी जो गुरु थे उनकी फिर परंपरा के अकॉर्डिंग सिख धर्म जैसे बढ़ता रहा, उन सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि सिख धर्म आपको पता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ही द्वारा पर उसमें आया था, और फिर ये चलता रहा और अब तक इसका प्रचार हो रहा है। तो उनों के बारे में पूरा बताया कि कौन कौन थे इसमें और कौन कौन से टाइम पे थे, किसकी मृत्यु कैसे हुई थी, किस मुग़ल शासन काल में हुई थी, वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं। तो आप इन्हों को पोस्ट करके पढ़ लेना, ये जो क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा गुरु जो थे वो कितने थे, और उन्हों के हर एक गुरु के बारे में इसमें आपको बताया गया है कि किन की मृत्यु के बाद फिर कौन से गुरु आए, और फिर उनके बाद कैसे कौन से सन में क्या हुआ था। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आप इन्हों को पोस्ट करके पढ़ लेना। ये पॉइंट भी है इन्हों में, तो पॉइंट भी पढ़ सकते हो। अब बंगाल में जो नवाब थे, नवाबों के अंग्रेजों के रिश्तों में तनाव क्यों आए? आपको पता जो बंगाल था तो उसमें नवाब थे। नवाब जो होते जैसे कि राजा महाराजा होते, वैसे नवाब वहाँ के जो थे। तो अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के रिश्तों में तनाव क्यों आया उनके कारण? तो यहाँ से हम देखते कैसे आया। तो यहाँ पे फिर वो उन्हों के बारे में पूरा लिखा है कि कौन कौन से नवाब आए थे, कौन से किस उसमें आए थे, और किस लिए उन्होंने मतलब कि संघर्ष उत्पन्न हुआ, क्यों तनाव आया, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अंग्रेज और नवाब के बीच में क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो अंग्रेज थे वो अपनी कंपनियां जो है लगाने लग गए थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई, कैसे लगाने लग गए थे बिना उनकी इजाज़त के जो। तो सब आप यहाँ से पोस्ट करके इनको को पढ़ लेना। और ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये सारे क्वेश्चन इसमें कर लेना। अंग्रेजों की कंपनियों के बारे में इसमें ज़्यादा मेनली बताया गया है कि उन्होंने जहाँ जहाँ जो कंपनियां लगाई थी उनके बारे में, फिर उनके अधिकारों के बारे में, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यहाँ पे औपनिवेशिक और जो राष्ट्रवादी विरासत है, उत्तर औपनिवेशिक काल में भारतीय राज्य व्यवस्था को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? जो हमारी जो होती है राष्ट्रीय व्यवस्था, विरासत जो होती है, विरासत के बारे में इसमें आपको बताना है कि जब हम आज़ाद हो गए थे उसके बाद हमारी जो विरासत थी वो किस प्रकार से प्रभावित हुई, ये क्या है, वो सब चीज़ें इसमें बतानी है। तो आपको पता ही है कि जब हम औपनिवेशिक थे, जब हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था अंग्रेज़ों ने, तो हमारे यहाँ की बहुत अच्छी अच्छी विरासत थी, बहुत कुछ चीज़ें थी। परंतु उन्हों के कब्जा करने के बाद, औपनिवेशिक जब हम हो गए उसके बाद, हमारे यहाँ की बहुत सारी चीज़ें, यहाँ की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब हो चुकी थी। क्योंकि जो ब्रिटेन के लोग थे, वहाँ के जो राजा महाराजा यहाँ पे आए थे, वो सब यहाँ की चीज़ें वहाँ ले गए थे। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। फिर ये भी है कि उन्होंने यहाँ पे संसद की स्थापना की। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने यहाँ पे भी स्थापना की है जो अभी तक चल भी रही है, वो भी आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। और कैसे हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे लिखा है। फिर वहाँ पे हमने कैसे संविधान बनाया कि जिसमें धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, संप्रभुता, ये सब चीज़ों को हमने सबसे अहम रखा। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो हमारे पास्ट की इसमें बात है अंग्रेज़ों से
अब तक का जो हमने आज़ादी पाई है वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि 1950 में हमने अपना संविधान जो है वो किया, उसमें क्या क्या चेंजेस आए फिर बाद में, ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे। तो ये इजी है, आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब 18वीं शताब्दी में कैसी चीज़ें थी या कैसी सब चीज़ें थी, वो सब इसमें बताना है, उसको व्याख्या करनी है। 18वीं शताब्दी जब थी तब मुग़ल साम्राज्य जो था उस समय चल रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि कौन था उस टाइम। अहमद शाह जो थे और कौन से साल से कौन से साल तक थे, वो सब यहाँ मेंशन कर रखा है। तो ये सब लोग थे उस टाइम पे, यहाँ सब लिख रखे, जाट, रोहिल्ला, सिख, ये सब लिख रखे, तो उस टाइम पे ये थे। आपको इस मेंशन करने, ये सब वर्ग थे, कुली वर्ग था। ठीक है, और उनके द्वारा इन सब की मतलब हत्या की गई, वो सब चीज़ें इसमें बताई जा रही है। तो आप इन्हों को पढ़ लेना कि उस टाइम पे कौन कौन वर्ग था और कौन कौन सा समाज था, धर्म था, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। और उस टाइम पे क्या चीज़ों का प्रयोग होता था, भेदभाव किस प्रकार से होते थे, तो आपको यहाँ पे पढ़ना होगा। परिचयवादी जो दृष्टिकोण है वो आपको इसमें बताना है। महलवाड़ी जो व्यवस्था उसके बारे में इसमें बताना है। तो इसमें स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी बताया गया है कि आपको पता है ना, महलवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त क्या होता है कि जो राजस्व होते हैं उससे जो जमींदारों की मेनली इसमें बात है कि जो जमींदार होते हैं वो जो मजदूर होते, कृषक वर्ग होते हैं, उनसे वसूली करते थे गाँव में जा जाके, सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और जमींदारों को सौंप दिया जाता था ये सब वसूली का काम कि आप राजस्व जाके इकट्ठा करो, राजा को दो, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और अगर जो इंसान नहीं देते थे उसकी ज़मीन जो है छीन ली जाती थी। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, इजी ही है ये क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आप कर लेना, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसकी पीडीएफ लेनी होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है समझिए, आगे जो आंदोलन था या भारत छोड़ो आंदोलन था वो क्यों लोकप्रिय हुआ। आपको पता है कि ये दोनों आंदोलन किस लिए थे, हमारे भारत की आज़ादी के लिए ही थे, है ना। हम चाहते थे कि जो ब्रिटिश लोग हैं वो यहाँ से चले जाएं। और ये किस लिए लोकप्रिय हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे जनता ने भाग लिया, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सब ने इसमें पार्टिसिपेट लिया। और आपको पता है इसमें संविधान के आंदोलन जो था, इसमें गांधी जी ने इसमें डांडी यात्रा की थी। और वो की क्यों थी, नमक, पहले क्या होता था कि नमक पे भी टैक्स लगता था। जैसे कि अभी तो हम टैक्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे देते हैं, नमक पे भी देते हैं, सब पे देते हैं, बट पहले ऐसे था कि यहाँ पे ना नमक पे ज़्यादा टैक्स लगता था। ठीक है, और आप नमक खुद से बना भी नहीं सकते थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। और उस टाइम पे लोग इतने सक्षम नहीं थे कि वो इतना टैक्स पे कर सके, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है जो आपको खाने के लिए चाहिए ही है, स्वाद के लिए तो चाहिए, आप फीका तो खा नहीं सकते। तो गांधी जी ने क्या किया कि डांडी यात्रा की अपने आश्रम से, जो साबरमती आश्रम था वहाँ से लेके वो समुद्र तक जब गए थे, वहाँ तक डांडी यात्रा उन्होंने की, जो अहमदाबाद में था।
तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन भी कर रखा है 241 मील का जो रास्ता था। तो उन्होंने वहाँ पे समुद्र में जाके एक मुट्ठी नमक जो है, मतलब कि पानी लेके एक मुट्ठी नमक बनाया जो है, और जो नमक कानून था उसको तोड़ दिया। तो ये बहुत फेमस हुआ था क्योंकि गांधी जी ने कुछ ऐसा, मतलब कि उनके अगेंस्ट में ही हुआ ये कार्य और सबके हित में भी था। तो ये नमक कानून बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सविनय के आंदोलन जब आएगा तो आपको ये पूरी उनकी कहानी जो है पूरा एक्सप्लेन करना है वहाँ पे। तो नमक कानून इसलिए, और इसमें महिलाओं ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। युवा युवा जो पीढ़ी थी उस टाइम पे उन्होंने लिया। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई, और कौन किस किस ने इसमें मेन पार्टिसिपेट लिया वो सब भी इसमें बताया गया। तो आप यहाँ से इसको आप पोस्ट करके पढ़ लेना। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था कि जो ब्रिटेन थे, हम चाहते थे वो यहाँ से चले जाएं, भारत छोड़ो आंदोलन में था। ठीक है, तो उसके लिए भी जो जो प्रयास किए गए वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ये था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि आप हमें आज़ाद तो कर दो और आपका यहाँ पे अधिकार हो, ऐसे नहीं। पूर्ण स्वराज मतलब पूरा ही आज़ादी हमें चाहिए, पूर्ण हमारा जो भारत है हमें पूरा चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन था। और भारत की सुरक्षा के लिए इसमें बात की, गवर्नर जनरल वीटो अधिकार, ये सब चीज़ों के लिए इसमें बात की गई थी। क्रिप्स मिशन आया था, उसकी भी प्रस्तावना को खारिज कर दिया गया था। क्रिप्स मिशन आया था जो ब्रिटेन की तरफ से, उसको हमने खारिज कर दिया गया था जब गांधी जी थे, क्योंकि उसमें हमारे हित की बात नहीं थी, भारत के हित की। तो वही सब इसमें बताया गया है कि उसके पश्चात जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो चल पड़ा स्वतंत्रता के लिए पूरी, कि हम पूरे ही फिर विरुद्ध हो गए कि हमें अब अपना आज़ाद ही भारत चाहिए। क्योंकि ब्रिटेन के लोग ऐसे थे, ऐसे ऐसे प्रस्ताव लाते थे कि हमारा फ़ायदा कम उनका फ़ायदा ज़्यादा होता था उसमें। तो जिससे कि पता ही चलता है लोगों को कि उनका फ़ायदा ज़्यादा था, जिसके कारण कि भारत छोड़ो आंदोलन की फिर पहल की गई। और इसमें भी सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कुछ लोगों की मृत्यु भी, हड़ताल हुआ। ठीक है, सरकारी चीज़ों का बहिष्कार कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें इसमें की गई थी। और इसमें हिंसक भी हो गया था, ये जो था अहिंसक था, सॉरी, अहिंसक तरीकों से इसमें सारा काम किया गया था। और इसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, बहुत सारे लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। और भारत छोड़ो आंदोलन जो था, अंग्रेज भारत छोड़ो, ये सब जो था ये नारा उस टाइम पे दिया गया था। करो या मरो की जो नीति अपनाई गई थी, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें थी। बहुत सारे लोग गिरफ्तार कर दिए गए थे इस आंदोलन के बाद। फिर जो ब्रिटेन के लोग थे उन्हों का ये भी था कि कोई ग्रुप में खड़ा हो जाएगा तो बिना कार्रवाई के उसको जेल में उठा के डाल दो, मतलब उन्हों का जो मन चाहे वो करते थे। तो इसलिए ये सब चीज़ें हुआ। तो आप यहाँ से बाकी इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पाकिस्तान के विभाजन में ब्रिटिश नीति समीक्षा कीजिए। आपको पता है भारत पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ है उसमें ब्रिटेन की बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि भारत पाकिस्तान तो पहले अलग ही नहीं होना चाहता था, एक साथ ही था। बट ब्रिटेन का था ना, फूट डालो राज करो की नीति थी, तो फूट डालते थे दोनों में ही, भारत में और पाकिस्तान के जो धर्म, पहले तो एक साथ ही थे हम, तो वो फूट करो राजनीति करो की नीति यही थी कि धर्म के ऊपर वो डाल देते, हिंदू मुस्लिम उन्होंने ही करना सिखाया, जिसके कारण कि जो जिन्ना थे उन्होंने फिर चाहा कि हमें तो अलग से एक अपना राज्य चाहिए, अपना राष्ट्र चाहिए। ठीक है, या तो फिर हमें प्रधानमंत्री बना दो यहाँ का, बट सहमत नहीं हुए नेहरू जी इस बात से। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें थी उस, आपने शायद पढ़ा हो ये सब चीज़ें। तो फिर जिन्ना जो थे उन्होंने अलग से फिर अपने राष्ट्र की मांग की। तो वो सब चीज़ें इसमें, तो जो ब्रिटेन थे उन्होंने ही ये सब चीज़ें करवाई, फिर आज़ाद करवाया दोनों देशों को। पहले आपका पाकिस्तान को आज़ाद किया, फिर हिंदुस्तान को, मतलब कि आज़ादी मिली। और दोनों के बीच में आज़ादी के टाइम पे बहुत लोग इसमें गुजरे, बहुत लोग इसमें मरे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लेना इसको पोस्ट करके।
कैबिनेट मिशन और मुस्लिम लीग की जो भूमिका वो है कि जब कैबिनेट मिशन आया था तो मुस्लिम लीग मतलब अपने लिए मांगने लग गए थे कि हमें भी एक अलग से अपना वो चाहिए, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इसको पॉज करके पढ़ लेना आप। जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आप सॉल्व असाइनमेंट, हैंड रिटन असाइनमेंट भी ले सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी ढंग से, इन सबके पीडीएफ के चार्ज हैं। और आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप भी, ये सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में बताना है कि जब 19वीं शताब्दी चल रही थी उसके दौरान पश्चिमी जो भारत है हमारा, उसमें सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन है उसके बारे में इसमें बताना है। तो उस टाइम पे धार्मिक और सामाजिक आंदोलन बहुत चल रहे थे 19वीं शताब्दी में। तो उसके बारे में जैसे कि यहाँ मेंशन भी कर रखा है, ज्योतिबा जो फूले हैं, ठीक है, और भी यहाँ पे ब्रह्मचार्य जो हैं, तो इन्होंने उस टाइम पे आंदोलन किए थे, किस लिए? जागरूकता के लिए थे मेनली, कि महिलाओं को लेके, जागरूकता को लेके, आपकी पढ़ाई को लेके, बहुत सारी चीज़ों के लेके इन्होंने आंदोलन किए थे। तो उसी के बारे में है कि समाज सुधार को लेके, आपके धर्म को लेके, ठीक है, धर्म को लेके भी थे। कुछ कट्टरपंथी होते हैं, कट्टरवादी होते हैं, उसको लेके, या कुछ इसको लेके कि आप समाज को सुधारो, धर्म में कुछ नहीं है कि आप कट्टरपंथी मत बनो और समाज में अच्छा काम करो। और विधवा विवाह को लेके कि जो स्त्रियाँ विधवा होती हैं उनके वापस से विवाह को लेके भी आंदोलन चले थे। बाल विवाह खत्म करने को लेके भी आंदोलन चले थे। तो ये सारे आंदोलन चले थे 19वीं शताब्दी में, वो सब क्योंकि 19वीं शताब्दी में हमारा जो देश था वो अब धर्म जात पात से थोड़ा उठ चुका था। अब आंदोलन किस टाइप के होने लगे थे कि समाज को लेके होने लगे, ठीक है, स्त्रियों को लेके होने लगे, अधिकार को लेके होने लगे, तो ऐसे आंदोलन होने लग गए थे उस टाइम पे। तो आप यहाँ से पॉज करके पढ़ सकते हैं। औद्योगिकरण के बारे में यह पूछा है, तो औद्योगिकरण आपको पता है कि औद्योगिकरण में मशीनी युग जब आ गया था, उद्योग होने लग गया था, ठीक है, कंपनियां बड़ी बड़ी बनने लगी थी। तो उसके बारे में पूरा बताया गया है कि उसमें जो अमीर वर्ग है वो तो बहुत अमीर होता जा रहा था, गरीब वर्ग बहुत गरीब हो जा रहा था, और गरीबों का जमकर शोषण भी होता जा रहा था। तो वो सब चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए जब हम हाथों से कुछ फिजिकली वर्क करते हैं तो बहुत सारे इंसान करते हैं, बट उसी की जगह जब मशीन आ जाती है तो क्या होता है, फिर मशीन उस सारे काम को अकेले करते, तो मजदूरी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब कि जो मजदूर हैं वो बेरोजगार हो जाते हैं, मशीन सारा काम कर लेती है, और बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ फिर संघर्ष बढ़ जाता है, मजदूरों के ऊपर शोषण होने लग जाता है, कम तनख्वाह में उनसे बहुत देर तक काम करवाया जाता है। तो वो सब आप इसमें पढ़ेंगे। फिर हम मध्यम वर्ग की चेतना का उदय, जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास जिसे हम बोलते हैं, मध्यम वर्ग जो उदय हुआ है जिसका, पहले क्या था, एक अमीर एक गरीब, सीधी सी बात, बट अब मध्यम वर्ग भी है, ठीक है, जो दोनों के बीच में आता, ना बिल्कुल गरीब ना बिल्कुल अमीर। तो जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मध्यम वर्ग होता है, वो लोकप्रिय उसको समझ सकते हैं, लोकप्रिय संतोष को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, कि एक लोकप्रिय और असंतोष की एक निश्चित जो भूमिका है, बीच की जो भूमिका उसको निभाने में ये शिक्षित होता है वर्ग जो है, और ये सांस्कृतिक से जुड़े भी होते हैं। आप इसको बना बना के भी लिख सकते हैं कि जो मध्यम वर्ग होता है वो शिक्षित भी होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होता ना गरीब होता, और ये जागरूक भी होता है, व्यापार करते हैं, व्यापार के रूप में आप यहाँ लिख सकते हैं, वकील, अध्यापक, पत्रकार, डॉक्टर, ये सब होते हैं मध्यम वर्ग में। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे मध्यम वर्ग के बारे में पूरा बताना है कि वो कैसा होता है, उसमें कैसे लोग होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या काम करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अभी नेक्स्ट पीडीएफ स्टार्ट हो गई यहाँ पे, तो नवाबों वाला क्वेश्चन आया, बट ये थोड़ा डिफरेंट है, तो आप इसको पढ़ लेना एक बार। वैसे सेम ही है ऊपर वाले की तरह, अब मैं फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर रही हूँ, आप अब इसका आंसर जो है देख लेना, क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो जाती है।
तो आप इसको कर लेना। इसमें से वैसे कुछ क्वेश्चन से ज़्यादा आपको सिमिलर ही मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी सिमिलर है। मिसलों का उदय जो हमने फर्स्ट ही देखा था कि गुरु जी के, मैंने बताया ना, गुरु गोविंद सिंह, इन सब के बारे में बताया गया है। ये डिफरेंट है थर्ड क्वेश्चन। 18वीं शताब्दी में, ये भी थोड़ा सेम ही है, हमने ऊपर पढ़ा था सामाजिक आर्थिक गतिविधियाँ 18वीं शताब्दी में जो है आंदोलन हुए थे उनके बारे में ही है वैसे तो ये, बट इसको आप तब भी पढ़ लेना। पहले आप जब वीडियो ही देखिए पीडीएफ तो लेफ्ट हैंड साइड पे पहले देखना है, फिर इसको राइट हैंड साइड पे देखना है, नहीं तो आपको दोनों तरफ कंफ्यूजन हो जाएगी। 1857 के जो विद्रोह है उसके बारे में बताना। आपको पता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था कि अंग्रेजों ने क्या किया था, गाय और सूअर की चर्बी का जो है कारतूस बनाया था, और ये बात फिर फैल गई थी सब में। तो जो हिंदू मुस्लिम जो थे उन्होंने फिर इनों की सेनाओं में आने से मना कर दिया था। वो सब चीज़ें भी इसमें हैं, ठीक है। आंदोलन जब उस टाइम पे हुआ था, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। राजा महाराजा जो है उन्हों के बारे में बताया गया है कि 1857 के उसमें क्या हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, ये बहुत सारी इन्हों के बारे में वर्णन किया गया है कि इन्होंने उस टाइम पे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी थी। आपने सुना ही होगा इन सब के बारे में कि इन्होंने कैसे लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कैसे लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे ये अपने देश की आज़ादी के लिए, ठीक है। फिर सेना की बात होती तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप इन्हों को पोस्ट करके पढ़ लेना। बाकी मैं वीडियो थोड़ा जल्दी फास्ट कर देती हूँ क्योंकि वीडियो जो है लेंथी हो जाएगी, नहीं तो ये क्वेश्चन सेम है तो आप ये क्वेश्चन नहीं भी करोगे तो चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बता रहा है कि कैसे आई थी यहाँ पे। आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में लगाने के लिए आई थी, सबसे पहले अपना व्यापार करने के लिए आई थी, बट उन्होंने जब देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत भोले भाले हैं, ठीक है, इन्हों को तो हम आराम से बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो उन्होंने फिर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया, कंपनी बढ़ाना स्टार्ट कर दी। तो वो सब है इसमें। औपनिवेशिकवाद के विभिन्न चरण, औपनिवेशिकवाद के चरण बताने कौन कौन से होते हैं कि एकाधिकार होता है, जब ब्रिटेन ने हम पे करा गया था एकाधिकार, ठीक है। बाकी यहाँ की सेना जो है उसको कमज़ोर कर दिया, अपनी सेना को मतलब यहाँ स्थापित कर दिया जाता है, अपने रूल रेगुलेशन यहाँ लगा दिए जाते हैं, उन्हों को जैसे ठीक लगता है वो वैसा करते हैं, यहाँ के नागरिकों के ऊपर शोषण किया जाता है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो इन्हों को आप पोस्ट करके बाकी पढ़ लेना। जो क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो मेरे को, मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, इसका मतलब बस यही है, उसको मेरे को पोस्ट करके उसको नहीं तो देखना पड़ेगा क्वेश्चन क्या है। तो जो क्वेश्चन से मेरे को समझ आ रहा है उतना मैं आपको आंसर समझा रही हूँ अपने लैंग्वेज में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप अब कर लेना। मैं वीडियो का बस चला ही रही हूँ क्योंकि वीडियो जो है लेंथी भी हो चुकी है और मेरे को और भी वीडियो आपके लिए अपलोड करनी है। तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना आपके कौन सी वीडियो आपको चाहिए और कौन से सब्जेक्ट की है और एग्ज़ाम कब है, वो सब आप मेरे को मेंशन कर देना। राजा राम मोहन राय के विचार के बारे में बताना है। वो समाज सुधारक थे, समाज के बारे में सोचते थे, ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सही सही से करा। जो हमारी कुरीतियाँ होती हैं पहले की, ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब कि लोगों के ऊपर अत्याचार टाइप की हो, उनको उन्होंने हटाया। जो परंपरागत चीज़ें थी, धर्म था परंपरागत, किसी के ऊपर अत्याचार टाइप का हो गया, उन्होंने सुधार लाया, सामाजिक सुधार लाया। हिंदू में जो समाज सुधार है वो उन्होंने किया। शिक्षा को महत्व दिया क्योंकि राजा राम मोहन राय शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। तो सती प्रथा को उन्होंने ख़त्म किया। तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए, बहु विवाह, बाल विवाह, ये सब चीज़ें उन्होंने
ठीक की, बाल विवाह को ख़त्म किया, बहु विवाह को लाए कि बहु विवाह भी कर सकती है स्त्री, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा था नहीं। हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती थी तो स्त्री को भी उनके साथ ही जाना होता था। पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में पूछा गया कि जो पृथक निर्वाचन मंडल है वो सब चीज़ें इसमें बतानी है आपको। इसमें 3 PDF है टोटल, और अभी ये 3rd PDF आ गई है इसमें। तो मैं फ़ॉन्ट को अब कर रही हूँ थोड़ा छोटा, जिससे कि ये वीडियो हो जाए जल्दी, और आप इसको आप करना पोस्ट करके इसको पढ़ लेना। PDF के लिए व्हाट्सअप कर देना, वीडियो के लिए कमेंट कर देना, कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो ज़रूर बता देना। एग्ज़ाम का डेट जो है वो ज़रूर मेंशन करना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो वीडियो या PDF जो है शेयर कर दूँगी। PDF के चार्जेस हैं, यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है पूरा, और यहाँ तक है, और ये 4th क्वेश्चन पे स्टार्ट हो जाएगा। सिख राज्य के स्वरूप के बारे में बताना है। बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो आपको पूरा इसमें बताना है। बक्सर का युद्ध भी आप नेट पे सर्च करके इसको शॉर्ट में समझ सकते हैं। 1857 जो विद्रोह है वो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको गूगल या नेट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप जल्दी से सर्च मारो, आपको समझ आ जाएगा। इसमें से तो आपको लिखने का मटेरियल मिल ही जाएगा, बट समझने के लिए बताइए, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कुछ दिन से ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ। बट नेक्स्ट ईयर में या फिर नेक्स्ट आपके जो एग्ज़ाम आएंगे उसके अंदर मैं बहुत पहले ही सारी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ताकि आपको एंड टाइम पे पढ़ना ना पड़े, पहले से ही पढ़ो। असहयोग आंदोलन हमने ऊपर पढ़ लिया था, भारत छोड़ो और सविज्ञा आंदोलन पढ़ा था हमने ऊपर। यहाँ पे जलियांवाला बाग नरसंहार उनके बारे में यहाँ पे बताया गया। असहयोग आंदोलन कि हमें जो सरकार थी उस टाइम पे उसका साथ नहीं देना था, क्योंकि उन्होंने नरसंहार किया था। जलियांवाला बाग में वैसाखी के दिन कितने सारे सरदारों सिखों को मार डाला था, वो सब चीज़ें इसमें। कैबिनेट मिशन तो था, उसके बारे में इसमें बताना है। भारत में सामाजिक आर्थिक सुधार के आंदोलन वो हमने ऊपर ही पढ़ा था। ज्योतिबाई फुले थी और बहुत सारे थे, ठीक है, उन्हों के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। राजा राम मोहन राय जी के बारे में लिख सकते हैं, वो सब आप लिख देना यहाँ। ये 9th क्वेश्चन है। बस अब वीडियो हमारी जो है ख़त्म होने वाली है। औपनिवेशिक जो बात था उसका मुक्त व्यापार के बारे में इसमें बताना है, उसके क्या क्या चरण थे मुक्त व्यापार के, क्योंकि वो शोषण करके यहाँ से सारा धन सब कुछ ले जाती थी, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। पूंजीवाद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो शक्तिशाली होता था उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। चाय कॉफ़ी इन सब का यूज़ होता था सबके यहाँ पे। सांप्रदायिकता क्या होती है, सांप्रदायिकता के बारे में आपको इसमें बताना है। जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं ना, कि धर्म को लेके जो चीज़ें बोलते हैं ज़्यादा, उन्हों के बारे में है यहाँ पे, कि जो धर्म को ज़्यादा मानते हैं या अपनी संस्कृति को मानते हैं उसको ही फैलाना चाहते हैं, दूसरे को कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सब चीज़ें आपको बतानी है। तो हमारी जो वीडियो हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैंने थोड़ा बहुत जो भी एक्सप्लेन किया उसको ज़रूर से सुन लेना, बाकी आप इसको पोज करके पढ़ लेना। इजी बुक है, आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो PDF के लिए मेरे को व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो के लिए कमेंट कर देना, कमेंट के साथ डेट ज़रूर मैंशन करना, एग्ज़ाम कब है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।